नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th का एग्ज़ाम साइंस का जो होने वाला है 4 अप्रैल को, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो जो भी स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठने वाले हैं, कृपया करके वो सारे क्वेश्चंस को देख के जाएँ एक बार। हमारा पहला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? इसके ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है। तीसरा है कोई अभिक्रिया नहीं होती। चौथा है आपका आयरन लवण एवं जल बनता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड आपका निर्माण होता है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर आप रिएक्शन देखने की बात करें तो आप देख सकते हैं, लौह चूर्ण का मतलब होता है दोस्तों Fe। Fe का रिएक्शन आपको कराना है HCl से। Fe का रिएक्शन जब HCl से होगा, Fe का रिएक्टिविटी सीरीज में इसका स्थान ऊपर होने की वजह से जब यह HCl पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा, तो यहाँ पे बनेगा FeCl2 + H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 को बढ़ा देंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन का यह समीकरण होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते थे, Fe+2HCl तीर का चिन्ह क्या बनने वाला है। यहाँ पे कोई गैस दे देता और पूछता आपसे क्या बनता है, या इस प्रक्रिया में आपका यह हाइड्रोजन गैस, यह आपका गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपका, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH होती है। ऑप्शन है 7 से कम, दूसरा है 7 से अधिक, तीसरा है 7 के बराबर और चौथा है 0 के बराबर। तो दोस्तों पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जठर रस क्या था। जठर रस जो होता है दोस्तों, ये एक अम्ल है। जठर रस जो होता है यह एक एसिड होता है, यानी कि अम्ल होगा। तो आप जानते हैं कि 0 से लेकर 14 तक की एक स्केल होती है, जिसका निर्माण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि जो pH पैमाना या स्केल होती है उसका निर्माण किसने किया। तो आप लोग लिखेंगे सोरेनसन वैज्ञानिक। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले pH निकालने के लिए इस एक पैमाना विकसित किया। इस पैमाने को आपको दिखा देते हैं। आपको इस पैमाने में दोस्तों 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। इसमें एक मिड पॉइंट होता है 7। तो 7 जो होता है, इस अगर किसी भी विलेन का अगर pH मान 7 होगा तो विलेन आपका उदासीन होगा, उदासीन या न्यूट्रल, उदासीन होगा। दोस्तों 7 से नीचे जो होगा, यहाँ से यहाँ तक 0 से 7 के नीचे 7 से कम जो होता है वह होता है हमारा अम्लीय, और 7 से ऊपर जो होगा यह होगा हमारा क्षारीय। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH कितनी हुई, तो हमने बता दिया आपको कि जठर रस हमारा एक अम्ल है, तो उसका pH मान हर हालत में आपका होना चाहिए 7 से कम। तो ऑप्शन जो हमारा पहला होगा ये सही हो जाएगा, 7 से कम। दोस्तों यहाँ पे एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो ये pH स्केल होती है इसमें 7 से, ये जो 7 वाला पॉइंट कि किसका पॉइंट 7 होता है, तो यह आपका होगा शुद्ध जल का pH मान 7 होता है।
अगर ऑप्शन में शुद्ध जल नहीं होगा तो वर्षा जल को हम टिक करेंगे। वर्षा जल, वर्षा का जो जल होता है वो शुद्ध जल की श्रेणी में आता है, इसलिए उसका pH मान 7 होता है। दोस्तों यहाँ से अगर हम बताएं तो 7 से ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ोगे क्षारकता का क्रम बढ़ता है, क्षारकता का क्रम बढ़ता है तथा यहाँ से नीचे जाने पे अम्लता का क्रम बढ़ता है, अम्लता का क्रम बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है ए बी और सी हैं, चलिए दो पे ही लेते हैं। मान लीजिए दो क्वेश्चन, मान ए है और बी है, कह देगा कि इस ए का pH मान आपका 10 है और बी का pH मान 9 है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इन दोनों में सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है। तो दोस्तों ये जो हमने बनाया है क्षारकता का क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे देखिए 0, 8, 9, 10, 11 ऐसे 100 होगा, 14 तक जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीर बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे क्षारकता का क्रम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ए और बी में 10 का जो क्षारीय प्रवृत्ति होगी वो ज़्यादा होगी 9 से। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अम्ल में हो जाता, जैसे अम्ल मान लीजिए इसका 5 है और इसका 2 है, तो क्वेश्चन अगर पूछ देता कि ए और बी में इन दोनों में से कौन ज़्यादा अम्लीय है, तो अम्लता में क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे अम्लता का क्रम बढ़ेगा। इसका मतलब जो सबसे नीचे होगा उसका वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा और जो ऊपर होगा उससे कम, यानी कि जो 2 होगा वह ज़्यादा अम्लीय होगा तुलना में 1 है 5। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, जो pH स्केल होती है या pH पैमाना जो होता है उसके आविष्कारक के बारे में पूछा जाए तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले pH स्केल को आविष्कार किया था और इसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक बनाए गए होते हैं, जो कुछ इस प्रकार थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। शुद्ध जल का नेचर कैसा होता है, तो उदासीन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। दोस्तों युगल विस्थापन अभिक्रिया को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको हम बता दें, इसमें ऑप्शन है पहला आपका NaCl विलयन कॉपर धातु, उसके बाद है MgCl2 विलयन एल्युमिनियम धातु, उसके बाद है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, और लास्ट है आपका AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि युगल विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं। युगल विस्थापन अभिक्रिया को हमने बताया आपसे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसमें जैसे इसका जो सही आंसर है आपका है AgNO3। हम आपको इसको दिखाना चाहते हैं कैसे होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में। देखिए जैसे लिखा है आपका AgNO3 विलयन कॉपर धातु, AgNO3 विलयन प्लस कॉपर धातु। इसमें दोस्तों होगा क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें से एक, जैसे यहाँ पे कॉपर जो होगा वो आपका AgNO3 के पास जाएगा और अटैक करेगा। कॉपर की रिएक्टिविटी Ag से ज़्यादा होने के कारण यह Ag को उसके स्थान से हटा लेगा और उसका स्थान खुद ग्रहण करेगा, तो यह बनाएगा कॉपर नाइट्रेट और यहाँ पे Ag आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यह रिएक्टिविटी सीरीज में जितने जो सीरीज आपकी किताब में दिया गया है उसमें जो भी तत्व ऊपर हैं वो नीचे वाले को रिएक्शन के दौरान उसके स्थान से डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह होगा। इसमें आपको बताना है कि ब्यूटेनॉन एक यौगिक है, इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है आपको। ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है कीटोन और चौथा है एल्कोहल। तो ब्यूटेनॉन में जो फंक्शनल ग्रुप रखता है वो होता है कीटोन। ये कीटोन के फंक्शनल ग्रुप का होगा। कीटोन का या तो दोस्तों ऐसे भी लिख सकता है
या तो वह कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह होता है CHO। और आपको पता होगा इसमें अनुलग्न लगता है, अनुलग्न, इसमें अनुलग्न होता है या सफिक्स जिसको बोलते हैं वह होता है ओन। इसलिए ब्यूटेनोन में कीटोन समूह जुड़ा है, कीटोन समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः होगा। ऑप्शन है आपके Na, Mg, Al और Si। दोस्तों इसमें क्या है आपका कि तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड है। आपने पढ़ा होगा कि क्लास 9th में आपको पढ़ाया जाता है, जैसे यहाँ लिखा XCl2, हमें पता है कि Cl की जो वैलेंसी होती है वह यहाँ पे क्या होती है 1 हो गई, और X की जो वैलेंसी यहाँ पे X की जगह पे जो भी एलिमेंट रहा होगा उसकी वैलेंसी 2 होगी, तभी वो यहाँ और यहाँ पे लिखा गया होगा। मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो X से Cl मिला होगा और इसकी जो वैलेंसी होती है, जैसे इसकी वैलेंसी 2 रहेगी और इसकी वैलेंसी 1 होगी, तो इसको हम यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो इससे हमारा यह कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें हम देखते हैं कि किसकी वैलेंसी 2 होती है, वही हमारा आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे पहला Na है, Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करोगे तो 2 8 1 होगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 होगी, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है आपका Mg, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 12, परमाणु क्रमांक 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 2 होगा। इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी, इसलिए हमारा जो आंसर होगा, राइट आंसर ये हमारा होगा Mg। बाकी आंसर सब क्या हैं, गलत हो गया। ठीक दोस्तों, इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है किसी बिंब का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए। बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। ऑप्शन है आपके लेंस के मुख्य फोकस पे, दूसरा है फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, तीसरा है अनंत पर और चौथा है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पे। आपको दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको 6 स्टेप बताए गए, 6 पोजीशन बताए गए वस्तु को अलग अलग है कि वस्तु जब अनंत पे होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लाएंगे तब कहाँ होगा, वस्तु को जब वक्रता केंद्र फोकस दूरी के बीच में लाएंगे तब कहाँ होगा। ऐसे तमाम टोटल मिला के 6 पोजीशन है जिनको आप परीक्षा में जाने से पहले जरूर देखें, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिलहाल हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रखा है जो हमको लगा है कि ये शायद आ जाए पेपर में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ऑप्शन है आपका कार्निया, दूसरा है परितारिका, तीसरा पुतली और चौथा है दृष्टिपटल। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा ह्यूमन आई होता है इसमें जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फिगर होता है वो कहाँ बनता है। तो पहला ऑप्शन कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टि। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका दृष्टिपटल। आपको हम बता दें कि पेपर में हो सकता है आपके दृष्टिपटल ना देकर रेटिना दे दे, रेटिना। तो आपको जानते हैं रेटिना को दृष्टिपटल कहा जाता है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जानते हैं कि दृष्टिपटल को ही रेटिना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है हमारा पहला I²R, दूसरा है आपका IR², तीसरा है VI और चौथा है V²/R। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दोस्तों आपको पता है कि
P बराबर होता है V इंटू आई। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर होता है आई आर। अगर हम यहाँ इसे पुट कर दें तो P बराबर हो जाएगा आई आर इंटू आई। एक हमारा ये सूत्र होता है, दूसरा है हमारा आई स्क्वायर आर, दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा हम चाहें तो आई बराबर, अगर आप देखोगे यहाँ से आई बराबर तो V बटे आर के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो हो जाएगा V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर। इस आर से एक आर कट गया तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें पूछा है कि आई स्क्वायर आर, तो हमारा आई स्क्वायर आर, तो अभी देखो आप आई स्क्वायर आर हमारा यहाँ पे आया है। पहला तो सही, इसमें पूछा है कि कौन सा निरूपित नहीं करता है, तो पहला करता है हमारा। उसके बाद है आई आर स्क्वायर, और उसके बाद वी आई भी करता है हमारा। इसके बाद है वी स्क्वायर बटे आर। यहाँ पे आप देखो वी स्क्वायर बटे आर भी होता है। मतलब क्या है कि यह भी हमारा एक स्टेप है, यह भी सूत्र होता है और यह भी सूत्र हमारा होता है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये नहीं होता, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आई आर स्क्वायर यही निरूपित नहीं होता। आप इसको देख लीजिए दोस्तों, वी बराबर आई आर। में आपको बाद में इसकी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल होगा, क्वेश्चन वगैरह भी जब बताऊंगा तो पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसमें पहला है जनित्र, दूसरा गैल्वेनोमीटर, तीसरा मीटर और चौथा है मोटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है इसका सीधा सीधा आंसर होगा जनित्र। अब इस जनित्र और मोटर को आप पढ़ के आइएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड में अक्सर, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या होता है। तो महासागरों में जो तापीय एनर्जी निकलती है उसका जो रीजन होता है, ऑप्शन है महासागर में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा, दूसरा है महासागर में विभिन्न सतहों पर ताप में अंतर, और तीसरा है महासागरों में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर, और चौथा है महासागर में उत्पन्न ज्वार। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो महासागर में विभिन्न ताप में जो टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से तापीय ऊर्जा निकलती है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जल्दी बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। हम ऐसे ही जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाते तब तक हम ऐसे पेपर बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग देखते रहें। धन्यवाद।